everyone. Welcome to my YouTube channel BioLife World. आज से हम यहाँ पर कुछ NCERT के टॉपिक्स कवर अप करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा लिविंग वर्ल्ड। अब बेसिकली नाम से ही हमें पता चलता है लिविंग मतलब कि इट इज़ रिलेटेड टू द लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिर्फ अर्थ के ऊपर, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोल सकते हैं कि अर्थ इज़ द ओनली लिविंग प्लानट जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर देखते हैं। वेदर इट शुड बी द यूनिसेलुलर, इट शुड बी द एनी काइंड ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो बेसिकली जब भी हम डिफाइन करते कि यहाँ पर कौन सी यूनिसेलुलर और लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सो वी डिफाइन इट एज दिस इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो डिफर करते हैं एक दूसरे से, जिसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ फीचर्स डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। ओके, सो बेसिकली वो कौन से फीचर्स होते हैं? द वेरी फर्स्ट फीचर्स इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनसाइड द बॉडी परफॉर्म किया जाता है, जहाँ और सेकंड होता है एबिलिटी टू द सेल्फ रेप्लिकेट, जहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज यानी कि ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म किया जाता है और इंटरैक्ट किया जाता है। मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होगा या फिर कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में। सिर्फ फीचर्स ही नहीं, अब नॉर्मली देखा जाए तो हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ग्रोथ, देन सेकेंड इन रिप्रोडक्शन, देन थर्ड इज सेंस टू द इन्वायरमेंट। ये तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहले ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। ओके, दिस इज द पिक्चर फॉर द ग्रोथ, दिस इज रिप्रोडक्शन and this is sense to the environment. These are the characteristics which is found in the unicellular as well as multicellular organisms. So सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करते हैं। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, इसका मतलब वहाँ पर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन क्यों? क्योंकि सेल इज़ द ओनली पार्ट जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ फॉर्म हो चुकी है। कोई भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ हो, उसका वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल्स, जो डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होकर बहुत सारे सेल्स फॉर्म करता है और जिसकी वजह से आगे चल के ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। ये जो सेल डिविजन्स होता है वो बेसिकली यूनिसेलुलर प्लस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी दिखाई देते हैं। अगर हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो जहाँ पर हमें स्पेशली दिखाई देते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स। यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल सेल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्टन स्टेजेस फॉलो किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट में एक सर्टन स्टेज है, एनिमल्स में भी सर्टन स्टेज फॉलो की जाती है। जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, यहाँ पर बहुत कम स्टेजेस में ही सेल डिवीजन अकर होता है। ओके, और ये जो सेल डिवीजन्स होता है वो नॉर्मली इन विट्रो कल्चर से भी किया जाता है। अब यू कैन सी हियर, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पर पेरेंट सेल्स फॉर्म हो गए हैं। पेरेंट सेल्स बाद में न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो, जब भी सेल डिविजन्स की बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड होना चालू हो जाता है एंड देन 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। इन शॉर्ट पेरेंट सेल्स से 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेम प्रोसेस होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी डिफरेंस होते हैं। यहाँ पर कुछ सर्टन स्टेजेस फॉलो किए जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस, जहाँ पर पूरा साइटोप्लाज्म ही डिवाइड हो जाता है। ओके, सो ये हुई ग्रोथ की बात। सेकेंड जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बेसिकली 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। सबसे पहला वाला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मतलब नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है, द गैमेट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल हैज फ्यूज्ड। ओके, सो
जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जहाँ पर हम बोलते हैं कि मेल और फीमेल्स का गैमेट्स फ्यूज हो जाता है, मतलब कि एग्जैक्टली सिमिलर हो ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर दोनों के 50-50% चांसेस हो सकते हैं, मतलब जो प्रोजेनी फॉर्म हुआ है वो 50-50 चांसेस लेके फॉर्म हुआ है। इसका मतलब कि जो भी चाइल्ड फॉर्म होगा, जो भी उसका यंग वंस फॉर्म होगा, वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकता है पेरेंट की तरफ। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वैसे नहीं होता है। यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सी प्रोसेस देखी जाती है, जैसे स्पोर फॉर्मेशन, फंगाई, ये फंगाई है जहाँ पर स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं। देन प्लेनेरिया का रीजनरेशन, इनमें दो गैमेट्स के नहीं, ये खुद ही रीजनरेट कर सकते हैं या फिर स्पोर्स फॉर्म कर सकते हैं। और हाइड्रा, इट इज़ वन ऑफ द थिंग जहाँ पर बर्डिंग प्रोसेस होती है, जहाँ पर जो बर्ड फॉर्मेशंस होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेरेंट हाइड्रा है वहाँ से एक बर्ड आना चालू हो जाता है और वो आफ्टर सम ड्यूरेशंस वहाँ से टूट जाता है एंड देन न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाता है। सो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वाली प्रोसेस है, यहाँ पर चांसेस होते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा उसके पेरेंट ऑर्गेनिजम्स से, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसा नहीं होता है, वहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। थर्ड थिंग है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म नॉर्मली क्या होता है, जहाँ पर जो भी हमारी केमिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म होती है, स्पेशली द केमिकल एक्टिविटीज़। हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, हम लोग वर्कआउट करते हैं, सो हमारे बॉडी के ऊपर मतलब हमें दिखाई देते हैं, हमारा शेप चेंज होता है बॉडी का एंड ऑल दिस थिंग्स। लेकिन केमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कैसे किए जाते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। सो जहाँ पर एनर्जी फॉर्म होती है, मतलब वहाँ पर कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जिनको कहा जाता है बायोमोलिक्यूल्स। जो भी हम फूड खाते हैं नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में, दाल राइस वगैरह रोटी जो हम लोग खाते हैं, बेसिकली उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, देन कुछ अदर टाइप्स के प्रोडक्ट्स खाए तो हमें विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, आयरन मिलते हैं। सो ये जो सारी चीज़ें मिलती है जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एनर्जी के लिए, ये सारे हमारे फूड से मिलते हैं। सो इसी को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, कि जो इस इन केमिकल एनर्जीज का, जो एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज की जाती है बाय इनटेक द फूड, जिसकी वजह से मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारी बॉडी फंक्शन कर रही है और बॉडी फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो दिस इज द मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, जहाँ पर बताया गया है द सम ऑफ द टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें एक अंडर अगर कवर अप करें तो उसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मतलब जहाँ पर फॉर्मेशन भी हो सकता है या फिर ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ब्रेकडाउन इन द सेंस जब भी एटीपी मॉलिक्यूल्स को टूटते हैं, अब यहाँ पर ग्लूकोज का जब हम कंबाइन करते हैं या फिर किसी के साथ कंबाइन होता है तो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, और एटीपी मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तब आगे जाके एनर्जी रिलीज होती है। सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कैटाबॉलिज्म भी वहाँ पे होता है, फ्यूजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच मेक्स मेटाबॉलिज्म, means combinations of anabolism and catabolism which makes metabolism। अब ये मेटाबॉलिज्म तो इनसाइड द बॉडी परफॉर्म होता है। अब हम इसको कैसे मतलब हम इसके बारे में कैसे सोचें कि हाँ मेटाबॉलिज्म करना है, इसका मतलब हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं कि हमें पता चले कि हाँ इस तरह से मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसके लिए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म की जाती है, जो कि एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म की जाती है। ये जो रिएक्शंस होती है, यहाँ पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो यूज़ किया जाता है मटेरियल, वो या नॉन लिविंग भी हो सकता नहीं हो सकता है या फिर लिविंग भी नहीं हो सकता है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि एक लिविंग टाइप ऑफ रिएक्शन है जो टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म की जाती है। ओके, देन
देन द थर्ड थिंग इज सेंसेशन टू द इन्वायरमेंट। सेंसेशन टू द इन्वायरमेंट नॉर्मली क्या होता है कि सेंस, हम नाम से ही पता चलता है कि जब भी किसी चीज़ जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है तो हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। Not only the human beings, not only any kind of animals, even the plants also the sense to the environment, वो भी respond करते, मतलब in short sensations to the environment। if you can see here, यहाँ पर बताया गया है कि सनलाइट की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो उसकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है वो भी उसके लिए अच्छा नहीं होता है, जहाँ पर वो स्वेटर वगैरह बहुत सारे इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करता है। जबकि प्लांट्स के केसेस में कैसा होता है, जब भी सनलाइट बहुत अच्छी होती है तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वगैरह करता है। ओके, सो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो भी इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड कर सके। जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं, लाइक लाइट, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करते हैं जो कि उनकी बॉडी के अगेंस्ट होता है। सो ये तो हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ पर वो ऐसा मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग इज़ द ओनली एनिमल हु इज़ अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो जो कोमा के पेशेंट्स होते हैं, कोमा के पेशेंट्स में क्या होता है, जहाँ पर उनकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से काम कर देना बंद करती है। इन शॉर्ट जो उनका ब्रेन होता है वही वर्क कर देना बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके हाथ में गलती से कट लग गया, किसी के हाथ में अगर गलती से कट लग गया होगा, या फिर उनको कोई ऐसी चीज़ हम बोल सकते हैं नीडल अगर पॉइंट आउट की हो तो उनको फील नहीं हो सकता, क्योंकि फील होने के लिए जो मैसेज पास होना चाहिए, जो कांटेक्ट होना चाहिए ब्रेन के और उस पर्टिकुलर रीजन का, वो बंद हो चुका होता है। ब्रेन अगर इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्सेस ही नहीं भेजेगा तो उस बंदे को या फिर उस ऑर्गेनिजम्स को सेंस कैसे होगा। सेंसेशनल पावर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है नर्व इम्पल्सेस पास होना, मैसेज पास होना, जो कि कोमा के पेशेंट्स में बंद हो जाता है। इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं कि बेस्ट। और अदर एक एग्जांपल देखें तो पैरालाइज्ड वाले जो होते हैं, अगर किसी का हाथ पैरालाइज्ड हो गया हो तो उसे उस हाथ की कोई भी फीलिंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तक उसके ब्रेन मैसेज ही नहीं पहुँचा पाता है। ओके, सो इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो पेशेंट्स होते हैं कोमा वाले या फिर पैरालाइज्ड वाले वगैरह जो पेशेंट्स होते हैं, यहाँ पर इनके सेंसेशंस ख़त्म हो जाती है, मतलब ये इनका जो सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है वही प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको मूवमेंट वगैरह जो भी होती है उनके उस पर्टिकुलर पार्ट की, बॉडी पार्ट की, वो फील नहीं होती है। ओके, देन अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ तक तो हमने सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया है, जहाँ पर उनके हमने ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हम बोल सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। अब आते हैं डाइवर्सिटी में। डाइवर्सिटी क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर बहुत हमारी अर्थ के ऊपर बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वेरियस स्पीशीज़ के, वेरियस टाइप्स के, जिनमें शेप्स वगैरह, साइज, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट इन द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल ऑल्सो। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जब हम उनको डिस्क्राइब करना पड़ता है, whether they are found in the millions of range, we are referred to as a biodiversity. You can see here, this is the kind of biodiversity of our earth, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, प्लांट स्पीशीज भी पाए जाते हैं। ओके, अब डाइवर्सिटीज़ की बात करें तो डाइवर्सिटीज़ में बहुत सारे ऐसे, मतलब बोल सकते हैं कि स्पीशीज़ आते हैं। अब उन स्पीशीज़ को क्लासीफाई करना भी ज़रूरी है। अगर समझो एक डॉग, हमने कॉमन एग्जांपल ले लिया डॉग। ओके, सो अगर ये एनिमल्स हम पर्टिकुलर रीजन पे देखते हैं तो यहाँ पर ये दिखने में ऐसा है, कुछ थोड़ा दूर, थोड़े दूसरी कंट्री में जाके देखेंगे तो वहाँ पर डॉग्स जो होते हैं वो अलग टाइप के दिखाई देते हैं।
इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि नहीं, अगर ये यहाँ पर डॉग है मतलब वो वहाँ पर दूसरे नाम से होगा, ऐसे नहीं होता है। तो ये अगर हम बोल सकते हैं कि ये सभी चीज़ें अगर अलग अलग स्पीशीज़ को अलग अलग नाम से कहा गया तो लिस्ट बहुत बड़ी भी बन जाएगी और कन्फ्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली क्या किया है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को, मतलब भले उसके स्पीशीज कितने भी सारे हो, लेकिन उसको एक साइंटिफिक नाम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर वो कहीं भी दिखे या फिर उसकी स्पीशीज कहीं भी वैसी दिखे तो उसको उस पर्टिकुलर नाम से ही जाना जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इन द सेंस एक साइंटिफिक नेम होता है जो उस पर्टिकुलर एनिमल को दिया जाता है, फिर उसके कितने भी स्पीशीज हो उसका यही नाम है। सेकंड होता है कि ये जो नोमेनक्लेचर होते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली तो हमने बोल दिया कि बाबा नोमेनक्लेचर है साइंटिफिक नेम करके, लेकिन ये अगर इसकी डिक्शनरी बनाई जाए, मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इसको एक पर्टिकुलर बुक के अंदर कवर अप करना चाहिए, या फिर एक उसकी एक इंटरनेशनल कुछ तो संस्था होनी चाहिए जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, हमको दुनिया के सारे जितने भी स्पीशीज़ है इस पर्टिकुलर एनिमल के, वो वहाँ पर उसके नेम्स लिस्टेड हो सकते हैं, वहाँ उसके लिस्ट में हो सकते हैं। सो बेसिकली इंटरनेशनल कोड फॉर द बोटानिकल नोमेनक्लेचर ICBN, ये जो संस्था है इंटरनेशनल कोड बोटानिकल नोमेनक्लेचर की, यहाँ पर जो भी प्लांट्स से रिलेटेड स्पीशीज़ है, कोई भी टाइप्स का प्लांट्स हो, कोई भी टाइप्स के ट्रीज हो, जितने भी स्पीशीज़ है उन सब के नेम यहाँ से आते हैं, इन सबको यहाँ पर लिस्टेड किया गया है। जैसे प्लांट्स के लिए है वैसे एनिमल्स के लिए भी है, एनिमल्स के लिए भी कोड है जहाँ पर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, देन अब यहाँ पर प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए तो इन्होंने नोमेनक्लेचर की एक संस्था बना ली है जहाँ से नोमेनक्लेचर्स वहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब साइंटिफिक नेम्स वहाँ पर उनके पास प्रेजेंट है। लेकिन ये साइंटिफिक नेम्स लिखे कैसे जाते हैं, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दो कंपोनेंट्स, एक होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम मतलब जीन्स बोल सकते हैं हम लोग, जीन्स का नाम, एंड स्पेसिफिक इन द सेंस उस पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो बनता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब एक साइंटिफिक नेम होता है जहाँ पर जीनस प्लस स्पीशीज दोनों को कंबाइन किया जाता है। अगर हम लोग एक प्लांट के एग्जांपल्स में देखें तो यू कैन सी हियर पायरस मैलिस, बाम्बूजा एरिडिनारिफोलिस, मुसा पैराडिसिकम एंड फीकस बेंगालेंसिस। ये जो है ये इनके साइंटिफिक नेम है। हम नॉर्मली इनको बनियान ट्री भी बोलते हैं, बनाना, बैम्बू, एप्पल, ये सारे बोलते हैं, लेकिन अगर इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंटिफिक नेम में अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए इनके ये नाम्स याद रखने पड़ते, क्योंकि ये नाम्स इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर में लिस्टेड है। ओके, जैसे प्लांट्स के लिए वैसे एनिमल्स के लिए भी बहुत सारे नाम्स हैं। सो ये जो नोमेनक्लेचर है बेसिकली, ये नोमेनक्लेचर अभी हमने नॉर्मली कहा कि जीनस और स्पीशीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या ये नाम ऐसे ही लिखे जाते हैं? जब भी अभी हम लोग किसी भी कोई आर्टिकल लिखते हैं, अभी आर्टिकल लिख रहे मतलब रॉ मटेरियल लिया है तो एज इट इज़ नहीं, हम उसमें डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसे अल्फ़ाबेट्स ऐड करते हैं नॉर्मली, मतलब इन शॉर्ट उसको एक प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सो उसी तरह से नोमेनक्लेचर जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो उसका भी एक प्रॉपर रूल होता है कि इसी फॉर्मेट में साइंटिफिक नेम लिखना चाहिए। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट जब भी किसी बायोलॉजिकल नेम कोई बायोलॉजिकल किसी स्पीशीज़ का, मतलब किसी प्लांट्स का या फिर किसी एनिमल्स का नेम लिखा जाता है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लैटिन जो भी नाम मिलते हैं उनको ये लैटिन वर्ड से मिलते हैं, जिसकी वजह से उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। सेकेंड थिंग इज जब भी हम नाम लिखते हैं तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए। इससे पहले ये एक है जहाँ पर बताया गया है कि जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए वो जीनस
और जीनोम बोलते हैं, और सेकंड वर्ड स्पीशीज। कभी भी स्पीशीज पहले और जीनोम बाद में ऐसे बिल्कुल नहीं चलता है, हमेशा जीनस पहले आता है एंड देन स्पीशीज। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। देन जब भी हम लोग इटैलिक्स में नाम लिखते हैं, अब जीनस और स्पीशीज का नाम कंबाइन करते हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये एक साइंटिफिक नेम है इस पर्टिकुलर स्पीशीज का, लेकिन उस स्पीशीज को नाम लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कभी भी एक साथ नहीं की जाती है, उस स्पीशीज के हर एक वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन की जाती है। दैट आई विल शो यू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, और जब भी हम उनको प्रिंटेड करते हैं तो नॉर्मली नाम इटैलिक्स में लिखा जाता है। हैंड रिटन नाम लिखा होगा तो उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है, और अगर वही नाम प्रिंटेड किया होगा तो उसको इटैलिक्स में लिखना चाहिए। देन जैसे कि मैंने कहा कि जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पीशीज़ का है वो नॉर्मली स्मॉल लेटर्स में सारे लिखे जाते हैं। मतलब नॉर्मली जब भी हम किसी पैराग्राफ कोई भी एक सेंटेंस लिखते हैं तो हम लोग फर्स्ट वर्ड जैसे कैपिटल लिखते हैं ना, फर्स्ट लेटर स्पेशली, सो उसी तरह से यहाँ पर भी ये रूल्स फॉलो होता है। दिस इज द एग्जाम्पल। द एनिमल नेम, ये लायन का साइंटिफिक नेम मतलब नोमेनक्लेचर नेम हम बोल सकते हैं पैंथेरा लियो, जहाँ पर हर एक मतलब पैंथेरा और लियो को साथ में अंडरलाइन नहीं किया है, इसको अलग अलग अंडरलाइन किया हुआ है। सेकेंड नेम है मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, जो कि एक मैंगो का नेम है, वो भी यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है। ऑथर्स अपीयर्स आफ्टर द स्पीशीज एपिथेट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज को फाइंड आउट किया है तो वो उसके आगे अपना नाम लगाते हैं। जैसे समझो लीनियस ने कुछ फाइंड आउट किया है तो लीनियस का जो फर्स्ट 3 लेटर्स हो गए, फर्स्ट 3 to 4 लेटर्स हो गए, वो उसके आगे होते हैं, लाइक दिस मैंगीफेरा इंडिका लीन। ये लीनियस ने ढूंढा था इसीलिए इसको मैंगीफेरा इंडिका लीन इसे कहा जाता है। ओके, देन अब जैसे कि हमने कहा कि डाइवर्सिटीज़ है जहाँ पर बहुत से सारे ऑर्गेनिजम्स हमने देखे हैं, उनको कैसे, उनको नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, उनका नाम किस तरह से लिखा जाता है, उनका ये जो नेम लिस्ट है ये कौन से संस्था में प्रेजेंट है, सो ऑल दिस थिंग्स। सो ये जो एनिमल्स होते हैं नॉर्मली तो हम ऐसे बहुत से एनिमल्स हम बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। ओके, अभी समझो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट से दिखने में सेम है लेकिन वो थोड़ा फंक्शंस में डिफर कर रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट जिन दोनों का फंक्शन सेम है लेकिन उनके थोड़ा सा स्ट्रक्चरल पार्ट में डिफर कर रहा है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया जाता है, मतलब डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्लासरूम ले लो, क्लासरूम के हम कुछ ग्रुप्स बना रहे हैं बच्चों के, जहाँ पर हम लोग 10-10 का ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी करने के लिए। पूरी क्लासरूम को हम लोग तो नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जम्बलिंग हो जाएगा, तो वहाँ पर 10-10 का ग्रुप बनाया जाता है और हर एक को एक एक्टिविटी दी जाती है। उसी तरह से ये होता है कि यहाँ पर एनिमल्स है बहुत सारे, और इन सब को कैटेगराइज करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इन सब को नॉर्मली एक साथ क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो यहाँ पर इनको कैटेगराइज किया जाता है, इनको डिवाइड किया जाता है कुछ नंबर्स में, जहाँ पर इनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कितने सिमिलर है उस हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है, जिसको कहा जाता है क्लासिफिकेशन। ओके, देन जो साइंटिफिक टर्म यूज़ किया जाता है, अभी कैटेगराइज होना ये तो एक नॉर्मल वर्ड की तरह है, लेकिन जब भी हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं तो कैटेगराइज होना इन द सेंस टैक्सा, जो नॉर्मली हमारे साइंस की लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जब उसको क्लासीफाई किया जाता है एक अंडर कैटेगरीज, मतलब इन द सेंस एक अंदर टैक्सा के अंदर जब उसको क्लासीफाई किया जाता है तो उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। Remember this word is called taxonomy. Okay, the branch of a biology that deals with the classifications, nomenclatures and the taxonomy are called as systematics.
सिस्टमैटिक्स इन द सेंस व्हाट, जो भी क्लासीफाई कर रहे प्रॉपर मैनर में, नोमेनक्लेचर नाम दिया है विद यूजिंग द रूल्स, और टेक्सोनॉमी जहाँ पर किंगडम क्लासिफिकेशंस वगैरह, मतलब किंगडम, ग्रुप, सब फाइलम, जितने भी सारे जीनस स्पीशीज, जितने भी सारे क्लासीफाई जो नेम्स है जो हम उसको कैटेगराइज करते हैं, जब ये सारी चीज़ें एक साथ आती है तो इसको सिस्टमैटिक्स कहा जाता है। सिस्टमैटिक्स इन द सेंस प्रॉपर मैनर में एक पर्टिकुलर स्पीशीज का डेटा होता है या फिर एक कॉमन स्पीशीज का डेटा बनाया जाता है। ओके, ये जो सिस्टमा वर्ड है सिस्टमैटिक्स, ये लैटिन वर्ड से निकला हुआ है जिसका नाम है सिस्टमा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियस ने ये वर्ड यूज किया था, उसने नेचर एज द टाइटल ऑफ पब्लिकेशंस में इसने ये वर्ड यूज किया था सिस्टमा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। ये जो है ये क्लासिफिकेशन से, देखो यहाँ पर किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ओके, देन दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जहाँ पर टैक्सोनॉमी परफॉर्म की गई है। यहाँ पर लायन का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो लायन एनिमेलिया से बिलोंग करता है। इट इज बिलोंग्स टू द फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, देन फैमिली फेलिडे, जीनस पैंथेरा और स्पीशीज लियो। अब यहाँ पर जीनस और स्पीशीज क्योंकि प्रिंटेड आए हैं तो इनको इटैलिक्स में लिखा गया है। ओके, so this is for the day. If you like my video then please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.